गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका अभी तक हम लोगों ने 13 लेक्चर्स लगाए हुए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर नंबर 14 में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे नीट एग्जामिनेशन की बात हो या अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात हो, तो वहां पर दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहला कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने, और सेकंड इस थ्योरी के फैक्ट्स क्या है, और तीसरा इसमें यह देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम है क्या जीन जैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, जीन जैसे कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्रोमोसोम में भी शो होते हैं। तो इन सारी बातों को हमें एक एक पॉइंट से क्लियर करना है। तो क्या तीन चीजें समझनी है। पहला हमें यह समझना है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट्स क्या हैं, सेकंड इस थ्योरी को किसने दिया, और तीसरा हमें बात करनी है पैरेललिज्म की, जिसमें हम बात करेंगे क्या जीन और क्रोमोसोम कुछ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सेशन को और एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीधा सा एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस थ्योरी को दिया किसने, इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया। तो प्रपोज बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने 1902 में इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया है। इस थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया है, कौन कौन से फैक्ट इन्होंने शामिल किए हैं, उन्हीं सारी फैक्ट्स की आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। चलिए, सबसे पहला जो फैक्ट है वो क्रोमोसोमल थ्योरी का पहला फैक्ट ये कहता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, दो सक्सेसिव जनरेशन की तरह। आप जानते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि एक ये मेल गार्जियन है और दूसरा ये फीमेल गार्जियन है, तो मेल गार्जियंस के बीच में जब भी मीटिंग होती है तो आपको पता है स्पर्म एंड ओवम के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 प्रोजिनी आएगी। तो एक तो जनरेशन ये हो गई आपकी पेरेंट्स वाली जनरेशन, जिसमें आपके आ गए फादर और मदर। तो फादर और मदर की जो एक जनरेशन है और जो F1 प्रोजिनी आ रहा है, इसमें आप देखिए कि ये दोनों गैमीट, चाहे हम मेल गैमीट की बात करें या तो हम फीमेल गैमीट्स की तरह बात करें, दोनों के दोनों गैमीट्स यहां पर ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, कि जो गैमीट्स होते हैं चाहे वो मेल के हों या फीमेल के हों, बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन, दो सक्सेसिव जनरेशन के बीच में, पेरेंट्स और F1 जनरेशन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो मेल और फीमेल के गैमीट्स होते हैं वो बराबर का रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम माने कि ये मान लीजिए मेल गैमीट है और हम मान लेते हैं कि ये फीमेल गैमीट है, तो आप पता है फीमेल गैमीट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जीन होती है और स्पर्म का भी जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर भी जीन होती है ना, इस न्यूक्लियस में भी। और इन जीन को हम क्या बोलते हैं, कैरियोजीन। इसके अंदर भी कौन सी जीन होती है, कैरियोजीन। तो दोनों जीन्स बराबर का कंट्रीब्यूशन करती हैं। आपको पता है कि अगर हम बात करें डिप्लॉइड लेवल की, तो ऑर्गेनिज्म में अगर ये मेल का स्पर्म है तो डिप्लॉइडी लेवल में क्या होता है, 23 पेयर्स होते हैं, अर्थात 46 क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल का भी यही हाल है कि 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होता है। तो आधे क्रोमोसोम मेल गैमीट में जाते हैं, यस, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और फीमेल के केस में भी आपको पता है कि 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमीट्स में जाते हैं। तो दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट्स को फ्यूज करता है, तो बराबर की इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि यही दोनों गैमीट क्या कर रहे हैं, ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं पेरेंट्स और F1 जनरेशंस के बीच में। तो इनका जो कंट्रीब्यूटिंग होता है हेरिडिटीज के संबंध में, वो दोनों बराबर होते हैं। जितना 50% जीन्स
जिस तरीके से मेल गैमेट लेके आ रहा है उसी तरीके से 50% जो जीन्स हैं वो जो फीमेल गैमेट है वो लेके आ रही है। या आप दूसरे शब्दों में कह लें कि आधे क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम यहां आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहां पर आ रहे हैं, और जब दोनों फ्यूज करेंगे तो 46 क्रोमोसोम आपको F1 प्रोसीनी में दिख जाएंगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, सिर्फ स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है, ओवम के साथ कंबाइन करता है। दस द जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो कहां पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि अगर ये ओवम है और ये स्पर्म है तो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में तो स्पर्म की जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स कहां पर है? क्रोमोसोम्स के अंदर है, इसी में तो कंटेंट होती है। तो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस के द्वारा ही जब ओवम के साथ फ्यूज करेगा तभी इन दोनों की जो कैरियोजीन्स अर्थात दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी और फाइनली क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। तो एक तरीके से जितना कंट्रीब्यूशन मेल गैमेट करता है उतना ही कंट्रीब्यूशन फीमेल गैमेट्स करता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो क्रोमोसोमल थ्योरी में दिए गए हैं वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन आप देखते हैं वो किसके साथ एसोसिएट है? वो सेल डिवीजन के साथ एसोसिएट है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। आप जानते हैं कि चाहे माइटोसिस होनी हो या मियोसिस होनी हो, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक धागे के फॉर्म में इस तरीके से पड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम क्रोमेटिन बोलते हैं, इसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यही क्रोमेटिन कंडेंसेशन होके कितने क्रोमोसोम में बदल जाता है? 46 क्रोमोसोम में बदल जाता है। या हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि 23 पेयर बन जाते हैं किसके? क्रोमोसोम्स के। तो एक्चुअली क्या है कि क्रोमेटिन ही तो कंडेंस होके अपना फॉर्म चेंज करके किस में बदल रहा है? क्रोमोसोम में बदल रहा है। तो यही तो कह रही है कौन सी थ्योरी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इस थ्योरी का? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम का यदि कोई डिलीशन हो जाए या कोई एडिशन हो जाए इन द क्रोमोसोम में, किसी भी क्रोमोसोम में हम मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, यस मान लेते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें किसी भी कोई चीज, कोई जीन आके जुड़ जाए या कोई जीन चेंज हो जाए या कोई जीन यहां से डिलीट हो जाए या कोई नई चीज आ जाए तो यहां पर क्या होगा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आपको लिविंग बीइंग्स या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए में के ये छोटे पार्ट्स को क्या बोलते हैं? जीन्स। और आप जानते हैं वही जीन्स में वो सारी इंफॉर्मेशन संग्रहित रहती है कि कौन सी जीन किस समय एक्टिवेट होगी और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगी, कौन सी प्रोटीन्स को बनाएगी, कौन सी एंजाइम्स को बनाएगी। क्लियर है? तो अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का क्रोमोसोम्स के अंदर या तो हम डिलीशन करें या एडिशन करेंगे तो प्रॉपर तरीके से वो चेंजेस लिविंग बीइंग्स में देखने को मिलेंगे और वो चेंजेस स्ट्रक्चरल भी होंगे और फंक्शनल भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? कहता है कि एक छोटा सा आप पैरेललिज्म देखने को मिलेंगे। पैरेललिज्म का मतलब समानता देखने को आपको मिलेगी किसके किसके बीच में? मेंडेलियन फैक्टर्स के बीच में और क्रोमोसोम्स के बीच में। कैसे मिलेगी इसको थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो पैरेललिज्म वाला हम लोग देखेंगे वहां पर मैं आपको वहां पर डिस्कशन करके बताऊंगा। देखो किस तरीके से मेंडेलियन फैक्टर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वैसे क्रोमोसोम भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं।
A number of genes or Mendelian factors are found in each chromosome। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि अगर एक क्रोमोसोम है तो उसमें बहुत सारी जीन्स होती हैं, यस, या आप कह लीजिए बहुत सारे मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम्स में। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, चाहे बात एनिमल्स की हो या प्लांट सेल्स की हो, वो किसके द्वारा इफेक्टेड होती है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं और उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इनको, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि आप जानते हैं अगर हम मेल की बात करें तो जो आखिरी पेयर है कौन सा, 23 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है और वो पेयर कौन सा होता है, एक्स और वाई होता है। फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, चाहे मेल की बात करें या प्लांट की केस की बात करें, सेक्स का डिटर्मिनेशन इस बात पे डिपेंड्स करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर कैसा है। अगर एक्स वाई है तो मेल में आपको पता है ह्यूमन के केस में वो मेल होगा, और अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगा। क्लियर है। चलिए, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे दिए गए हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस में क्या होगा, आपसे कह दिया जाएगा कि भाई इनमें से जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से मैच नहीं करता है, या मतलब उस थ्योरी में नहीं दिया गया है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, तभी तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। यस, जैसे कि मैंने बताया, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि जीन और क्रोमोसोम कुछ मामलों में बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम्स भी ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे जीन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जीन्स है कहां पर, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, यस, तो क्रोमोसोम किसका बना है, डीएनए का बना है। और क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, यही तो जीन है। तो भाई जब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो जीन भी तो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यही तो कह रहा है कि जीन और क्रोमोसोम में एक मिलता जुलता पॉइंट्स क्या है कि जिस तरीके से क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं, वैसे जीन भी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ठीक है, ये एक पैरेललिज्म है। सेकंड पॉइंट जरा देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स इन ईच लिविंग स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, कुछ प्लांट में आपको पता है 14 होती है, कुछ प्लांट में 26 होती है, कुछ प्लांट में 38 होती है। तो ये जो नंबर है क्रोमोसोम्स के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में, वो फिक्स होंगे। ऑर्गेनिज्म में नहीं बच्चों, स्पीसीज में फिक्स होंगे। और स्पीसीज का ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो दुनिया में किसी भी ह्यूमंस के अंदर आप देखिएगा वहां पर क्रोमोसोम की संख्या आपको 46 ही मिलेगी, मतलब 23 पेयर्स ही मिलेंगे अगर ह्यूमन स्पीसीज है तो। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो हमेशा जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो फिक्स होती है प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और these are found as homologous pair in diploid cells। आप जानते हैं कि जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वहां पर ये जो 46 क्रोमोसोम है इसके पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर। और हर एक पेयर एक दूसरे का होमोलॉगस पेयर होता है। होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या है कि वो दो क्रोमोसोम जिसमें सेम जीन है और एक ही जीन के दो एलील सेम लोकस पर स्थित होते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो बच्चे यहां पर नए हैं इसके 2-3 लेक्चर्स पहले आप लगाइएगा, मैंने वहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होती है, एलील्स क्या होती है, बहुत ही डीप तरीके से, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाया। तो जो बच्चे नए हैं उस लेक्चर को जरूर लगाएंगे।
ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको ये समझ में आया कि ये जो क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं वो हमेशा होमोलॉगस पेयर में आपको देखने को मिलते हैं। और इस जो पेयर होता है उसमें से एक कहां से आता है, फादर से आता है, और एक कहां से आता है, मदर से आता है, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेल डिवीजन के पहले जो प्रत्येक क्रोमोसोम्स है एज ए होल और उसके जो एलील्स हैं, जीन्स, वो रिप्लिकेटेड होते हैं और सेपरेटेड हो जाते हैं जब माइटोटिक डिवीजन होता है। बिल्कुल सही बात है। सेल डिवीजन के पहले अगर आप जो बच्चों ने मेरा सेल डिवीजन का माइटोसिस और मियोसिस लगाया होगा, ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं जरूर माइटोसिस मियोसिस को लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है डीएनए के रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो एस फेज में आपको देखने को मिलता है ना। तो एस फेज में क्या होता है, जैसे मैंने सेल डिवीजन बताया था ना, पहले इंटरफेज है, ठीक है, पहले इंटरफेज है, फिर इसके बाद फेज चालू होती है प्रॉपर। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो डीएनए है उसका रिप्लिकेशन हो रहा है, जितना है उसका जस्ट डबल हो जाएगा और फिर वो क्या होगा, उसका बंटवारा होगा क्रोमोसोम्स के फॉर्म पे। तो वही तो मैंने आपको क्लियर किया था वहां पे। तो यहां पर क्या बताया इन्होंने कि जब भी सेल डिवीजन होना होता है उसके पहले प्रत्येक क्रोमोसोम क्या होते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं, आधे एक गैमेट पे चले जाते हैं, आधे दूसरे गैमेट में चले जाते हैं। आपको पता है कि गैमेट्स में जो प्लाइडी लेवल क्या होता है, एन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब मियोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस से ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो मियोसिस के दौरान होता क्या है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, वो सिनैप्सेस बनाते हैं। आपको पता है जो मियोसिस, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सिनैप्स बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से सिनैप्स बनते हैं, एक मिनट, और जब सिनैप्स बनते हैं तो किस तरीके से एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स के पार्ट्स का, यस, जिसकी वजह से आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और फिर प्रॉपर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि मियोसिस दो स्टेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, लेकिन उसी मियोसिस फर्स्ट में ही आप देखें कि जब प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में क्या होता है कि वहां पर क्रोमोसोम सेपरेटेड हो जाते हैं और ट्रांसफर टू दी डॉटर सेल, और प्रत्येक गैमीट या हैप्लॉइड सेल में सिर्फ और सिर्फ एक जो एलील्स मिलेगा, एक जीन का जो प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। क्लियर है ना बेटा? तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स थे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सटन एंड बोवेरी के द्वारा दिए गए। चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं, जरा इनको भी समझ लेते हैं हम लोग। यस, फैक्ट है। जैसे अगर हम बात करें कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिप्लॉयड नंबर इज अगेन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन ऑफ द टू हैप्लॉइड गैमेट। क्या होता है कि जैसे मान लो ये स्पर्म है, तो स्पर्म कितने क्रोमोसोम लेके आया है, 23, और जो फीमेल गैमेट है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23। जब दोनों के बीच में फ्यूजन होगा तो जो नया जो जनरेशन आएगी उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रीयूनाइट हो गए और फाइनली फिर वही डिप्लॉयड लेवल जो है आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्रोमोसोम एंड द एलील्स, एलील्स को क्या बोलते हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडल्स ने इसको क्या बोला, फैक्टर्स बोला, कि क्रोमोसोम एंड द एलील्स बिहेव इन अकॉर्डेंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने क्या कहा था कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर मान लीजिए हाइट के लिए कोई एक जीन है टी, तो इसके आपको दो एलील्स मिलेंगे, कैपिटल टी भी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, या स्मॉल टी और स्मॉल टी भी होता है। लेकिन जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट के फॉर्मेशन में एक एक एलील चले जाएंगे और गैमेट पूरी तरीके से प्योर्स होंगे। यस, और यहां पर क्या होता है कि गैमेट के फॉर्मेशन में अकॉर्डेंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही पूरी तरह से वर्क होता है। और आपको पता है कि जो मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमेशा लागू होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम बात करें लिंकेज की, तो वहां पर इन चीजों को क्लियर करेंगे।
लेकिन अभी हम उन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो आपके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम a pure tall plant allele capital T is found for tallness in each chromosome. Likewise in pure dark plant small t allele अर्थात small t alleles is present in each chromosome. बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने आपको जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था वहां पर बताया भी था। ठीक है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में आपको अगर कोई जीन है, मान लीजिए ये एक जीन है, यस, और हम मान लेते हैं ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं और टी जीन सपोज दैट अगर हाइट को रिप्रेजेंट करती है तो इसका जो कैपिटल टी फॉर्म है, जो कैपिटल टी एलील है ये टालनेस को रिप्रेजेंट करेगा और जो स्मॉल टी एलील है ये डार्कनेस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो यही पॉइंट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम प्योरनेस की बात करें, अगर प्योर टाल की बात करें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर है तो ये जो टी जीन है तो टॉप डोमिनेंट यहां पर कैपिटल टी एलील मिलेगा और यहां पर भी कैपिटल एलील मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट है। और कैसा है? टाल है। लेकिन अगर ड्वार्फ होता तो कैसा होता? यहाँ कैपिटल टी की जगह क्या हो जाता है? स्मॉल टी हो जाता। तो ये क्या हो जाते? प्योर ड्वार्फ हो जाते, लेकिन कैसे होते? होमोजाइगस होते। तो यही पॉइंट यहां पर कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। These homologous chromosomes get separated during meiotic division, hence each gamete possesses only one chromosome of an each pair. बिल्कुल सही बात है। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये क्या होंगे? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक इस गैमेट में चला जाएगा और दूसरा इस गैमेट में चला जाएगा। तो गैमेट्स क्या होंगे? पर्टिकुलर एलील्स के लिए बिल्कुल प्योर होंगे। ठीक है, या पर्टिकुलर जीन के लिए बिल्कुल प्योर होंगे गैमेट। अब जैसे कि आप देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से हम दो प्योर पेरेंट्स का चुनाव करते हैं, प्योर टाल और प्योर डार्फ का, जब उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। जरा इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हम क्या करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? एक प्योर टाल ले लेते हैं, प्योर डार्फ ले लेते हैं, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन में प्रोसीनी मिलती है। लेकिन कैसे मिलती है? जब हम इसका गैमीट बनाते हैं। गैमीट आपको पता है दोनों एलील्स अलग हो जाएंगे, यहां पर अलग हो जाएंगे, यस। तो फाइनल क्या होगा? जो पहला F1 जनरेशन में आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर जब हम इसके पुनः गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और जब हम इसको पनेट चार्ट से देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो रेशियो आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? यहां पर एक तो आपको प्योर टाल दिख रहा है, यहां पर हाइब्रिड टाल है, ये भी हाइब्रिड टाल है, और यहां पर ये प्योर डार्फ है। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पर बताया गया है। तो प्रत्येक यहां पर कितना कितना मिल रहा है आप देखिए। यहां पर कैपिटल टी क्या है? ये जीनोटाइप 1 है और दो जीनोटाइप ये है, एक ये है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1 का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, किस तरीके से जीन और क्रोमोसोम्स के बीच में ये बताया गया कि दोनों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको दोनों में मिलते हैं, क्रोमोसोम और जीन में। तीसरा ये पॉइंट इस थ्योरी को किसने दिया। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो वहां पर जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, जो क्वेश्चन यहां से आएंगे वहां पर आपको स्टेटमेंट के रूप में होगा और आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं दिया गया। तो आपको मैंने वो सारे पॉइंट्स बता दिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे दिए गए हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हैं और कौन से नहीं हैं। तो चलिए, अगर जो बच्चे यहाँ पर नए हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको मैं वो रास्ते बताने वाला हूं जिससे आप मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। बच्चों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो सारे सेशंस है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी बच्चों के लिए। तो पहला रास्ता ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डीएनसीएवाई एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकंड रास्ता ये है
कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप YouTube चैनल्स पे देख रहे हैं तो अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। लास्ट में मैं सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच में है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा फतेहपुर। यहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो जिन बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट में आके प्रॉपर स्टडी करना है, नीट की प्रिपरेशन करना है, IIT JEE की प्रिपरेशन करना है, उन सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। तो इस तरीके से सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विथ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय।